अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका आज हमारा पहला लेक्चर होगा। तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है इसका चैप्टर का नाम है और इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। इसमें हम मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने का तरीकाकार आपको बताएंगे कि किस तरह से मैस ऑफ अर्थ को फाइंड किया था। उसके बाद हम सैटेलाइट जो हैं उनकी मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम ये जानेंगे कि वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो किस तरह से वेरी करती है, यानी आपका वज़न किस वजह से होता है और आपका वज़न बुलंदी के साथ कम कैसे होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आपने कभी सोचा कि आपका वेट या वज़न किस वजह से होता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि आपका वेट किस वजह से होता है। और इसके बाद हमारी जो है हम मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है ऑर्बिट के गिर्द जो उसकी मोशन होती है, हम वेलोसिटी भी उसकी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो आज का हमारा है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ने से पहले हम सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने पेश किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आइडिया किसके माइंड में आया। तो सर आइजैक न्यूटन थे जिनके माइंड में सबसे पहले आइडिया ऑफ ग्रेविटी आया। ग्रेविटी क्या है कि ज़मीन एक कशिश की कुव्वत रखती है जिस वजह से वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। मज़ीद इसको वीडियो में आगे चल के हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ ग्रेविटी? सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का हमें आइडिया दिया। हाउ आइजैक न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ ग्रेविटी? अब सर आइजैक न्यूटन के माइंड में ये सारी स्टोरी चली किस तरह से है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सर आइजैक न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने ग्रेविटी का तस्वर पेश किया, जिसने ग्रेविटी के बारे में हमें कंसेप्ट दिया। तो सर आइजैक न्यूटन ने ये 1665 की एक शाम थी जब सारे आइजैक न्यूटन के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था। वो इस चीज़ के बारे में, वो इस मिस्ट्री यानी राज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड द सन होते हैं, यानी किस तरह से सियारे जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। वो इस राज को जानने की कोशिश कर रहा था। अचानक से वो जिस दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो एक एप्पल ज़मीन पे गिरता है। तो सर आइजैक न्यूटन की पूरी अटेंशन जो है वो उस एप्पल की तरफ जाती है। सर आइजैक न्यूटन सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये एप्पल जो है, ये सेब जो है, ये इधर नीचे ज़मीन की तरफ ही क्यों आया, ये ऊपर को क्यों नहीं चला गया। तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में आने की देर थी कि उसको अपने सारे जो क्वेश्चन थे उनका आंसर मिल गया। उसने ये भी जान लिया कि प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द किस तरह से मूव करते हैं या क्यों मूव करते हैं, और एप्पल के ज़मीन पे गिरने की वजह भी उसने तलाश कर ली कि क्यों एप्पल ज़मीन की तरफ ही गिरा। और साथ साथ उसने इस चीज़ के बारे में भी जान लिया कि मून जो है वो ज़मीन के गिर्द क्यों चक्कर लगाता है, चांद ज़मीन के गिर्द क्यों घूमता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी उसको मिल गया। यानी एक एप्पल का ज़मीन पे गिरना ही सर आइजैक न्यूटन को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे गया। और हो सकता है कि अगर ज़मीन पे एप्पल ना गिरता तो में भी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये ना होता, या सर आइजैक न्यूटन अभी भी जो है वो कभी भी इस चीज़ को ना हल कर पाते कि प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, या मून किस तरह से रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। इन तमाम के क्वेश्चंस के आंसर मिलने की वजह एक ही थी और वो था एप्पल का ज़मीन पे गिरना, यानी एप्पल का अर्थ पे आना ही उसके तमाम क्वेश्चंस का आंसर था। और इसी बात पे उसके माइंड में
ग्रेविटी का एक कंसेप्ट उभरा था। अब हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या होती है। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फोर्स है जो हमें इस चीज के बारे में बताती है, जो हमें इस चीज के बारे में बताती है कि यूनिवर्स में, कायनात में हर बॉडी जो है उसको क्या होता है, हर बॉडी पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, एक कशिश की कुव्वत लगती है, जिस वजह से वो बॉडी जो है वो जमीन की तरफ आती है। हम वीडियो में आगे चल के बताते हैं कि एप्पल जमीन की तरफ क्यों आया, ऊपर को क्यों नहीं गया। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये कशिश की कुव्वत है जिससे ये हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। जैसे अर्थ है, जमीन हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। और सर आइजैक न्यूटन ने हमें इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताया था। इसका भी हम आंसर आगे चल के वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, यानी ये पूरी यूनिवर्स का लॉ है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें स्टेट क्या करता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें स्टेट करता है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस को हम m1 का नाम देते हैं और दूसरा मैस m2 है, जैसे कि आप फिगर में दिखा रहे हैं हम, एक मैस m1 है और दूसरा मैस हमारे पास क्या है, m2 है। तो ये हमारे पास दो मैसेज हैं, जैसे कि यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। एक मैस को हम m1 का नाम देते हैं, एक मैस को हम m2 का नाम देते हैं। तो ये मैस जो है m1 मैस है और ये मैस क्या है, m2 मैस है। तो इन दोनों मैसेज के दरमियान एक फोर्स है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। अब देखिएगा यहां पे, जैसे कि मैं बता रहा हूं, everybody in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses। अब जो फोर्स इसके इन मैसेज के दरमियान है वो कितनी फोर्स है, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज है। यानी ये जो दो मैसेज हैं, जैसे कि हम यहां पे भी दिखा रहे हैं, एक मैस m1 है और एक मैस m2 है। तो जो फोर्स होगी वो इन मैसेज का प्रोडक्ट जो करेंगे, हम हासिल ज़रब करेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर दोनों मैसेज का प्रोडक्ट बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ जाएगी, और अगर इन दोनों मैसेज का प्रोडक्ट कम हो जाता है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जो इनके दरमियान लग रही है। यानी इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला पार्ट हमें ये बता रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है एक चीज बढ़े दूसरी बढ़ती है, या एक चीज कम हो तो दूसरी भी कम होती है। लेकिन अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज है। यानी अगर इन दोनों मैसेज m1 और m2 मैसेज लार्ज हो जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये मैसेज स्मॉल हैं, छोटे हो जाते हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कम हो जाएगी। दूसरा पार्ट इसी लॉ का वो ये था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, के फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होगी, या एक चीज कम होती है दूसरी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, यानी अगर इन दो मैसेज के दरमियान मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो डिस्टेंस के बढ़ने से ये चीज बढ़ी तो ये चीज कम हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। और अगर मैं डिस्टेंस कम कर देता हूं तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स ज्यादा हो जाएगी। यानी इन मैसेज के दरमियान फोर्स जो है वो कम ज्यादा होती है, तो उसकी वजह क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कम करेंगे फोर्स ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी,
डिस्टेंस को लार्ज करने से फोर्स कम हो जाएगी। और उसके बाद डिस्टेंस के ऊपर हम स्क्वायर किस वजह से लगाते हैं, ये असल में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम डिस्टेंस के ऊपर क्या लगाते हैं, हम डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, ना कि हम डिस्टेंस के ऊपर पावर 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे या 5 लगाएंगे या 7 लगाते हैं। हम डिस्टेंस के ऊपर सिर्फ स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ये हम आगे हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ के लिए आप इतना याद रखें कि डिस्टेंस जो है वो फोर्स के क्या है, डिस्टेंस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी फोर्स अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है होगा कि डिस्टेंस कम हो गया है। डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगी। अब इन दोनों रिलेशन को हम इकट्ठा करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस के है। F इज इक्वल टू का साइन लगाया हमने, तो इसके लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जैसे कि यहां पे हमने लगा दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g लगा दिया हमने, तो F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, यानी ये एप्पल जो है वो अर्थ की जानिब ही क्यों आया, ये एप्पल जो है वो अर्थ की जानिब ही क्यों आया, ऊपर को क्यों नहीं गया। तो इसके लिए हमने चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया था, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये था हमारे पास, F इज इक्वल टू ma, और इस लॉ में हमने ये चीज पढ़ी थी, एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। यानी अगर इस मास को मैं m1 का नाम देता हूं, इस मास को मैं m2 का नाम देता हूं, तो एप्पल जमीन की तरफ आने की वजह क्या है ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली है, एक्सेलरेशन मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखिएगा जरा ध्यान से, अब जमीन एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी जमीन एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है। ये हमारे पास अर्थ है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे। तो अब जमीन एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी मास m2 जो है वो m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो m1 के क्या है, एक्सेलरेशन m1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हमारे पास m1 मास जो है, यानी एप्पल का मास जो है वो क्या है, वो स्मॉल मास है। हमें पता है एप्पल का मास स्मॉल होता है और अर्थ का मास लार्ज है। अर्थ का मास लार्ज होता है और एप्पल का मास स्मॉल है। इसका मतलब मास स्मॉल होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मास थोड़ा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, मास कम है एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे देखेगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। यानी अगर एक्सेलरेशन बढ़ता है तो इसका मतलब फोर्स क्या होगी, फोर्स भी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगी। क्यों एक्सेलरेशन बढ़ा, बिकॉज एप्पल का मास स्मॉल है जिसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो मास स्मॉल है एक्सेलरेशन ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये होगा कि अर्थ ज़्यादा फोर्स लगा रही है, अर्थ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, इस वजह से एप्पल अर्थ की जानब आया, ना कि अर्थ एप्पल की जानब गई है। तो जमीन की तरफ एप्पल का आना इस बात की गवाही देता है, हमें इस बात की वेरिफिकेशन करता है कि जमीन ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखती है इंस्टेड एप्पल के। इसी वजह से एप्पल अर्थ की जानब आया, ना कि ऊपर को गया। अब अगर इसी चीज को हम ये देखें कि अर्थ के लिहाज से देखें, यानी कि पहले तो हमने फोर्स ड्यू टू अर्थ जो है हमने देखी कितनी लगती है। अब यानी कि हम फोर्स ड्यू टू एप्पल देखते हैं जो अर्थ पे है, अर्थ पे लगा रहा है, तो ये फोर्स क्या है, ये इस तरह से लगा रहा है। अब देखें इसके लिए अगर हम रिलेशन देखें तो एक्सेलरेशन फिर से क्या होगा, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m2 है।
अब मैस अर्थ का ज्यादा है, इसका मतलब मैस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। मैस लार्ज, एक्सेलरेशन स्मॉल होगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है। तो मैस लार्ज है, एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन का न्यूटन सेकंड लॉ में हमने रिलेशन देखा था, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो जब मैस अर्थ का ज्यादा है, एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू स्मॉल है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉल होगी। इसलिए एप्पल जो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है वो स्मॉल फोर्स है, जबकि अर्थ जो एप्पल पे फोर्स लगा रही है वो लार्ज फोर्स है। तो ये भी इस चीज की गवाही हमें देगा कि जो एप्पल है वो अर्थ की जानब क्यों आया। एप्पल का अर्थ की जानब आना इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की वेरिफिकेशन करता है कि जमीन ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखती है, कि जमीन जो है इसका मैस लार्ज है। जमीन का मैस लार्ज होने की वजह से ही, अर्थ का मैस लार्ज होने की वजह से ही अर्थ एप्पल को अपनी जानब खींच लेती है, ना कि एप्पल अर्थ को अपनी जानब खींच लेता है, क्योंकि इसकी फोर्स स्मॉल है। अगर देखा जाए तो एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगाता है और अर्थ भी एप्पल पे फोर्स लगा रही है, लेकिन अब एप्पल अर्थ की जानब किस वजह से गया, तो ये मैं आपको बता रहा था कि एप्पल अर्थ की जानब इस वजह से गया है बिकॉज अर्थ ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखती है इंस्टेड एप्पल के। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से एप्पल जो है वो अर्थ की जानब गया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारे पास वो ये था कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर हमारे पास है। अब जी इसमें क्या है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये इस तरह से कि F डी स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहरहाल आपकी बुक में यहाँ पे इसका प्रूव नहीं है तो इसलिए हम डेरिवेशन करने नहीं जा रहे इसकी। G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यूनिवर्स में जहां मर्जी आप चले जाओ इसकी वैल्यू एक जैसी रहती है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कौन सा मीडियम है, क्या नहीं है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्स में जहां मर्जी चले जाओ वहां पे सेम ही रहती है। अब उसके बाद हम सपोज करते हैं कि m1 मैस हमारे पास 1 kg है, m2 हमारे पास 1 kg है, और डिस्टेंस जो इन मैसेज के दरमियान यानी m1 और m2 के दरमियान डिस्टेंस अगर हम कंसिडर करें तो वो 1 मीटर है। तो देन F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 की जगह पे 1 लगाया तो ये सारा 1 ही हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, G के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बराबर लगेगी। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट की अगर आप वैल्यू फिर से चेक करो, जरा ध्यान करो इस बात पे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इतनी स्मॉल वैल्यू है ये, यानी 10⁻⁻11 है, तो आपको 6 के बाद इधर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में हमने चैप्टर नंबर 1 की जो टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन था उसमें पढ़ा था इसको लिखने का तरीकाकार। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 के बाद आपको इधर 10 जीरो लगाने पड़ेंगे, इतनी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। और इसी वजह से ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमें फील नहीं होती, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वाई डू वी नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फील क्यों नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स को फील ना करने की वजह यही है कि इसकी वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। इतनी स्मॉल वैल्यू की वजह से हमें ये फील नहीं होती, लेकिन अगर मैसेज बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो इसकी वैल्यू हमें फील होगी। जैसे अर्थ, ये पॉइंटर मैं ऐसे करके रखता हूँ तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, ये पॉइंटर फौरन अर्थ की तरफ जानब जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है कि ये लार्ज मैस है अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स जो होती है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मैसेज जो है इनकी डायरेक्शन में लगेगी, यानी ये लाइन में, एक लाइन में फोर्स लगती है। ये मैस m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है, मैस m1 जो है वो m2 पे फोर्स लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है।
मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। यानी ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, m1 मैच जो है वो m2 पे फोर्स लगा रहा है, इसी तरह से m2 मैच जो है वो m1 पे फोर्स लगाएगा। लेकिन जब इसको रिलेशन में हम देखते हैं तो इन दोनों मैसेज का हम प्रोडक्ट करके देखते हैं कि ये फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी है। इसलिए इस बात को आपने इग्निशन रखना है कि इन मैसेज के सेंटर से हम इसको देखते हैं, सेंटर से इस तरह से, इसको भी सेंटर से हम देखेंगे, जो इनका डिस्टेंस होगा इसको, यानी डिस्टेंस इनका हम सेंटर से मेयर करते हैं। और मैस m1 m2 पे फोर्स लगाता है, m2 m1 पे लगा रहा है। यानी जितनी भी यूनिवर्स में, कायनात में जितनी भी बॉडीज हैं, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स लगा के खींचती है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। और ज़मीन हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और वही रीज़न है, यानी ज़मीन एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है। ज़मीन एक ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है, ग्रेविटेशन जिसको हम पुल कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक प्रेसिंग फोर्स भी हम इसको कहते हैं कि प्रेसिंग फोर्स भी है। अब जो अहम बात वो ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या मीडियम पे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। यानी आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ रख दो, जैसे ये रूम है, इसके ऊपर रूफ है, छत है, तो अब मैं पॉइंटर को ऐसे करता हूँ तो पॉइंटर फिर भी ज़मीन की तरफ जा रहा है, हालांकि ऊपर छत है या नीचे इसके फर्श है, तो इसके बावजूद ये ज़मीन इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ये मीडियम पे डिपेंड फोर्स नहीं करेगी। और दूसरी बात, ये फोर्स जो होती है ये लॉन्ग रेंजेस है, यानी काफ़ी डिस्टेंस, यानी जो है डिस्टेंस कितना भी लार्ज हो जाए, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगेगी बॉडीज़ पे। तीसरी बात यह है कि ये फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन की फोर्स नहीं है। ये बॉडीज़ को सिर्फ अपनी जानब खींचती है, बॉडी को अपने से परे नहीं करती। और ग्रेविटी के बारे में ये पहला कंसेप्ट था। जब लोगों को ग्रेविटी के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, तो इस बारे में लोगों का ये ख्याल था कि ज़मीन हर बॉडी को अपनी जानब इस वजह से खींचती है क्योंकि ज़मीन धरती माँ है, ज़मीन जो है वो धरती माँ है, और हर माँ अपने बच्चे से कहती है कि मेरी तरफ आओ। तो इसलिए ज़मीन हर जिस्म को, हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि ज़मीन जो है वो सारे दूसरे ऑब्जेक्ट जितने हैं वो ज़मीन के बच्चे हैं, वो उनको अपनी तरफ खींचती है कि मेरी तरफ आओ। ये ग्रेविटी के बारे में एक लोगों का पहले कंसेप्ट था, लेकिन बाद में पता चला कि ज़मीन एक कशिश की कुव्वत रखती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है, जिस वजह से वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो अपने माइंड में अपने रखने हैं कि एक तो ये है कि फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन की फोर्स नहीं है, ये ओनली अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी बात यह है कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी। आपने बॉडी जो वो अर्थ के ऊपर रखी हुई है, आपने अर्थ से थोड़े हाइट पे किया और बुलंदी पे, जी की वैल्यू जो है वो वेरिएशन ऑफ जी एल्टीट्यूड आता है। हम नेक्स्ट आके लेक्चर्स आगे चल के पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे। बहरहाल अभी के लिए आपने इतना ही इसको याद रखना है। और तीसरी बात यह है कि ये जो फोर्स है वो लॉन्ग रेंजेस है, यानी शॉर्ट रेंजेस नहीं है, ये लॉन्ग रेंजेस है। यानी को बॉडी अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट है या उसका कॉन्टैक्ट नहीं है, ज़मीन के साथ राब्ता है कि नहीं है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस पर भी अमल करेगी। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का हमारा, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, और जिसको सर आइजैक न्यूटन ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमें समझाया। और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी काफ़ी अहमियत का हमल है। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो ख़त्म हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।